अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह हम प्योर मैथमेटिक्स 1 जो एएस लेवल का है उसका लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो आप बुक के मुताबिक देखेंगे तो चैप्टर नंबर 3 बनता है। अभी हमने चैप्टर नंबर 1 कर लिया था क्वाड्रेटिक्स के लेक्चर्स के बाद अब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने लगे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 3 बनता है बुक का, लेकिन जिस सीक्वेंस के साथ मैं चलता हूँ उसके अंदर मैं सेकंड नंबर के ऊपर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को करवाता होता हूँ। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो वही है जो आपने ओ लेवल्स में पढ़ा। इसके अंदर भी मिड पॉइंट होगा, डिस्टेंस होगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी, ग्रेडियंट होगा, उसके अंदर फिर बाद में कुछ चीज़ें एक दो चीज़ें नई ऐड होंगी। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल है वो अब ए लेवल्स के लेवल का होगा। वो ओ लेवल्स की तरह बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं होंगे। कॉन्सेप्ट वही होगा, लेकिन जो डिफ़िकल्टी लेवल है क्वेश्चंस का वो ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं सारा कॉन्सेप्ट जो ओ लेवल्स वाला भी है वो भी सारा आप लोगों को दूंगा, और उसके साथ साथ हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी इस लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे अपने। चलो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 1 हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बेसिकली हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, 1 2 3 4 1 3 4 5 6। ऑलराइट, ये मैं एक छोटी सी रफ सी ग्रिड बना रहा हूँ, 4 5 6। अब मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, एक ये रहा पॉइंट। अब ये एक पॉइंट है, इसको मैंने नाम दे दिया पॉइंट ए। तो हमारे पास सबसे पहले चीज़ आ जाती है पॉइंट। अच्छा, पॉइंट अब होता क्या है, हमने किसी एक रेफरल पॉइंट से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस, बेसिकली उस पॉइंट तक हमने जाना है। अब हमारे पास एक ग्रिड है, अब पॉइंट ए तक हमें जाना है। हमारा रेफरल पॉइंट कौन सा होता है? स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा ओरिजिन होता है कि ओरिजिन से हमने पॉइंट ए तक जाना है। अब ओरिजिन से पॉइंट ए तक जाने के दो तरीके, या आप पहले वर्टिकली 2 यूनिट्स मूव कर जाएं और फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टली 1 यूनिट मूव कर जाएं, या आप पहले 1 यूनिट हॉरिजॉन्टली मूव कर जाएं एंड देन 2 यूनिट्स वर्टिकली अपवर्ड्स मूव कर जाएं। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि आप लोग गूगल मैप्स वगैरह यूज़ करते हैं, उसके अंदर समटाइम्स आप कहते हैं यार मुझे लोकेशन शेयर कर दो, वो आपके साथ कुछ नंबर्स शेयर कर देते हैं, उसके अंदर कुछ डिग्रीज वगैरह होते हैं। वो कहते हो यार ये क्या चीज़, यार ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं। वो पहले की बात है, एक दफ़ा मेरे साथ एक दोस्त ने इसने कोऑर्डिनेट्स शेयर कर दिए, मैंने दूसरे दोस्त को कहा यार मैंने इसको लोकेशन शेयर करने का कहा था, इसने ये पता नहीं क्या नंबर्स भेज दिए मुझे। ये काफ़ी पहले की बात है जब मुझे इस चीज़ का इतना अच्छे से आइडिया नहीं था। तो उसने कहा यार ये कोऑर्डिनेट्स हैं। तो कोऑर्डिनेट्स बेसिकली क्या होते हैं, वो यही चीज़ होती है। शुरू में लेफ़्ट राइट, इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, और एट द एंड जाके वो आपको लोकेशन बता देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट आ गया, पॉइंट ए। अब पॉइंट ए तक जाने के हमारे पास या तो एक्स एक्सिस के ऊपर हम 1 यूनिट मूव कर जाएं, या वाई एक्सिस के ऊपर हम 2 यूनिट्स मूव कर जाएं, और या पहले वाई एक्सिस पे 2 यूनिट्स मूव कर जाएं और एक्स एक्सिस के ऊपर 1 यूनिट मूव कर जाएं। तो पॉइंट जो भी होगा वो एक्स और वाई की फॉर्म में होगा। और यहाँ पे जो एक्स होगा कि जितने यूनिट्स हम एक्स एक्सिस में मूव किए वो हम कह देते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, और y जितने यूनिट्स हम y एक्सिस के ऊपर मूव किए उसको हम क्या देते हैं y कोऑर्डिनेट। तो ये हमारे पास जो पहला पॉइंट आ गया वो आ गया पॉइंट A। अब पॉइंट A क्या है, x एक्सिस पे हम कितने यूनिट्स मूव किए? 1 यूनिट। y एक्सिस पे कितने यूनिट्स मूव किए? 2 यूनिट्स। तो ये हमारे पास पॉइंट A आ गया। यहीं पे मैं एक और पॉइंट बना लेता हूँ जो आप कह लें 3 और 6, इसको मैं कह देता हूँ पॉइंट B। अब हमारे पास आ गया पॉइंट B। पॉइंट B के अगर मैं कोऑर्डिनेट्स की बात करूँ, हम जो A नाम दे रहे हैं ये पॉइंट है, जो X और Y है ये कोऑर्डिनेट्स हैं। तो पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स की बात करूँ तो पॉइंट B है 3 और 6। पॉइंट A से लेके पॉइंट B तक अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करता हूँ तो इसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। AB क्या है हमारे पास? लाइन सेगमेंट।
अब चीज़ें हमारी आगे चलती हैं। हमारे पास पॉइंट आ गया, हमारे पास पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए और दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो हमारे पास लाइन सेगमेंट आ गया। जब लाइन सेगमेंट हमारे पास आ गया तो अब हमारे पास चीज़ें आना और शुरू होंगी। ए और बी, सबसे पहले यार ए और बी तक का डिस्टेंस, एक लाइन तो बन गई, अब इस लाइन का डिस्टेंस कितना है? तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला आता है, हमने ओ लेवल्स में भी पढ़ा है, जो हमारे पास फॉर्मूला होगा डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला ए बी का अगर हमने या सिर्फ फॉर्मूला लिखते हैं कि डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी होल अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब आपकी मर्ज़ी है, आप किसी भी एक पॉइंट को पॉइंट नंबर 2 ले सकते हैं, किसी भी एक पॉइंट को पॉइंट नंबर 1 ले सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं पॉइंट बी को पॉइंट नंबर 2 लेता हूँ तो बी का x कोऑर्डिनेट x2 हो जाएगा और बी का y कोऑर्डिनेट y2 हो जाएगा। अगर मैं पॉइंट ए को पॉइंट 2 लेता हूँ तो पॉइंट ए का x कोऑर्डिनेट x2 हो जाएगा और पॉइंट ए का y कोऑर्डिनेट y2 हो जाएगा। अब इसके अंदर जो ध्यान रखना है वो ये कि आप ऐसे नहीं कर सकते कि पॉइंट ए का x कोऑर्डिनेट x2 ले लें और पॉइंट ए का y कोऑर्डिनेट y1 ले लें। तो अगर x कोऑर्डिनेट x2 है तो y भी y2 होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे पॉइंट B को अगर हम पॉइंट 2 लेते हैं तो x2, यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेट्स हमारे पास मेंशन हैं, ये मेंशन है कोऑर्डिनेट्स, हम इनको यहाँ पे भी लिख लेते हैं विच इज़ 1 and 2 और b के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3 and 6। अब पॉइंट B का जो x कोऑर्डिनेट है उसको मैंने x2 कंसिडर किया तो 3 माइनस x1 पॉइंट A का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। अब पॉइंट B का x कोऑर्डिनेट मैंने x2 कंसिडर किया था ना, तो पॉइंट B का ही y कोऑर्डिनेट y2 बनेगा। सो 6 माइनस y1 विच इज़ 2। यहाँ तक तो ठीक है। बेशक आप 3 माइनस 1 कर लें और 6 माइनस 2 कर लें, या बेशक आप 1 माइनस 3 कर लें और 2 माइनस 6 कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये नहीं कर सकते कि 3 माइनस 1 यहाँ पे कर लिया और यहाँ 2 माइनस 6 कर लिया, वो गलत हो जाएगा। तो आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 1 होता है 2 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 होता है 4 का स्क्वायर। तो हमारे पास आंसर आ जाता है, फर्दर मतलब सिंप्लीफाई करने के बाद 4 प्लस 16, तो आंसर आ गया हमारे पास अंडर रूट ऑफ 20। ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया ए बी का। अब ए लेवल्स के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त एक और चीज़, एक टिप है छोटी सी जो ले लें। आंसर आपके पास जब अंडर रूट में आ रहा है तो कोशिश करें इसको अंडर रूट में ही रख लें, इसको पॉइंट्स के अंदर ना लिखें। स्पेशली तब जब आपका एक पार्ट का आंसर नेक्स्ट पार्ट के अंदर यूज़ होना है। अगर एक पार्ट का आंसर नेक्स्ट पार्ट के अंदर यूज़ होना है तो उसको पॉइंट्स के अंदर लिख के डेसिमल्स के अंदर मत लिखें। कोशिश ये करें, लिख लेंगे तो कुछ गलत नहीं होता, लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि आप एक पार्ट में यूज़ किया डेसिमल और उसको राउंड ऑफ कर लिया तो 1 डेसिमल प्लेस, अगले पार्ट में फिर आंसर डेसिमल में आया, फिर 1 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ कर लिया, तो वो बाज़-औक़ात रेंज से बाहर निकल जाता है। जो मार्किंग स्कीम के अंदर एक रेंज आंसर्स की गिवन होती है, ओ लेवल्स में तो ज़्यादा होती थी, ए लेवल्स के अंदर कम हो जाती है। तो हमारे पास आंसर आ गया 20। अब सिर्फ ये नहीं होगा कि आपने डिस्टेंस फाइंड करना होगा, समटाइम्स ऐसे भी होता है कि आपको डिस्टेंस गिवन होता है और आपने कोई और कोऑर्डिनेट या कोई और पॉइंट फाइंड करना होता है। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल क्वेश्चन निकाल के रखा था। क्वेश्चन ये है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स पॉइंट P एंड Q। हमारे पास एक एग्जांपल क्वेश्चन डिस्टेंस से रिलेटेड, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, पॉइंट्स क्या हैं P एंड Q। पॉइंट P के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं -3 एंड -2, -3 -2 एंड
पॉइंट Q, जो हमारे पास पॉइंट Q है, पॉइंट Q के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं B एंड 2B। अब यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स हैं वो प्रॉपर नंबर नहीं है, वो हमारे पास वेरिएबल्स की फॉर्म में है। पॉइंट B एंड 2B इज 10। जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, पॉइंट P एंड पॉइंट Q, वो क्या है 10। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या है हमारे पास यहाँ पे 10। जब डिस्टेंस है हमारे पास 10 तो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। फॉर्मूला हमने अभी लिखा है वहाँ पे। डिस्टेंस का जो फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला आता है हमारे पास इक्वल्स x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। फॉर्मूलाज ए लेवल्स के अंदर ऑलरेडी गिवन होते हैं, आपके पास फॉर्मूला शीट होती है उसके ऊपर गिवन होते हैं, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने ए स्टार स्कोर करना है, एएस के अंदर ए ग्रेड लेना है, उसके लिए प्रैक्टिस इतनी रिक्वायर्ड होती है कि बार बार प्रैक्टिस करने की वजह से फार्मूलाज याद हो जाते हैं। और फार्मूलाज याद करने का जो बेहतर तरीका होता है वो ये नहीं होता कि आप फार्मूला शीट बनाएं और फिर उसमें से रट्टा लगाना शुरू करें। फार्मूला याद करने का आसान तरीका ये होता है कि जब भी आप कोई एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह अभी यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम डिस्टेंस के क्वेश्चंस कर रहे हैं, जितनी दफ़ा आप क्वेश्चन करें उतनी दफ़ा फार्मूला लिख लें पहले। उससे दो फ़ायदे होंगे, एक तो आप बार बार फार्मूला लिखने से आपको फार्मूला याद हो जाएगा, और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जब फार्मूला आपके सामने लिखा होगा तो आप फार्मूला में देख के वैल्यूज़ पुट कर रहे होंगे तो वैल्यूज़ गलत नहीं होंगी जब तक आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं बन जाती। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला, डिस्टेंस है हमारे पास 10 इक्वल्स अंडर रूट ऑफ, अब शॉर्टकट अगर करना चाहते हैं चीज़ों को, x2 माइनस x1, x2 2b b b माइनस x1 माइनस 3, ये माइनस के साइंस का काफ़ी ध्यान रखिएगा, होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 हमारे पास है 2b माइनस माइनस 2 होल स्क्वायर। तो 10 इक्वल्स होल अंडर रूट, इसमें हमारे पास आ जाता है b माइनस माइनस 3 इज b प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस 2b माइनस माइनस 2 2b प्लस, और ये प्लस 4 क्यों हुआ, b प्लस 3 सॉरी, 2b माइनस माइनस 2 प्लस 2b प्लस 2 होल स्क्वायर। तो 10 इक्वल्स अंडर रूट, अब b प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 2b प्लस 2 होल स्क्वायर। यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स को मैंने देखा है वो मिस्टेक ये करते हैं, जब होल स्क्वायर आ जाता है तो वो b स्क्वायर प्लस 9 लिख देंगे। नहीं, ओ लेवल्स में आइडेंटिटी पढ़ी है ना, a प्लस बी होल स्क्वायर वाली, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, वो अप्लाई करनी है यहाँ पे। वो अप्लाई किए बगैर अगर आप वैसे ही सिंपल इसको ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो गलत हो जाएगा। तो हमारे पास b प्लस 3 का होल स्क्वायर आता है b स्क्वायर प्लस 6b प्लस 9 प्लस 2b प्लस 2 का होल स्क्वायर हमारे पास आता है 4b स्क्वायर प्लस 2 ज़ा 4 इंटू 2 8b प्लस 4। सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, 10 इक्वल्स होल अंडर रूट b स्क्वायर प्लस 4b 5b स्क्वायर, 6b प्लस 8b प्लस 14b प्लस 9 प्लस 4 प्लस 13। ठीक हो गया। अब एक साइड पे आपके पास अंडर रूट चल रहा है और एक साइड पे आपके पास सिंपल नंबर है, तो हम क्या कहते हैं, दोनों साइड के ऊपर स्क्वायर ले लेते हैं ताकि एक साइड से जो अंडर रूट है, जो स्क्वायर रूट है, वो ख़त्म हो जाए। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, जब हम 10 का स्क्वायर लेंगे तो 100 आ गया। 100 इक्वल्स 5b स्क्वायर प्लस 14b प्लस 13। ठीक, 100 को उधर जाके माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 0 इक्वल्स 5b स्क्वायर प्लस 14b माइनस, क्योंकि 100 उधर जाके माइनस हो जाएगा ना, तो 13 माइनस 100 हमारे पास आंसर आता है -87। अब यहाँ पर आ गए,
आप लोग चाहें तो बीच में कुछ स्टेप्स मिस करना चाहें, कैलकुलेशन जल्दी करना चाहें, कर सकते हैं। मैं ज़रा पूरी कैलकुलेशन इसलिए कर रहा हूँ ताकि अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब 5b² + 14b - 87 क्वाड्रेटिक्स के चैप्टर के अंदर ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने, डायरेक्ट कैलकुलेटर के अंदर पुट करें, कैलकुलेटर में पुट करेंगे, आपके पास b की यहाँ से 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, 1 2। ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव आ जाएं, पॉसिबिलिटी है दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव आ जाएं, एक पॉजिटिव आ जाए एक नेगेटिव आ जाए। आपने क्वेश्चन को वहाँ पे फॉलो करना है। क्वेश्चन को कैसे फॉलो करना है? फॉर एग्जांपल b की एक वैल्यू पॉजिटिव आ गई, एक नेगेटिव आ गई, और क्वेश्चन में मेंशन था दैट b इज़ पॉजिटिव, तो फिर हम नेगेटिव वाली वैल्यू को छोड़ देंगे और पॉजिटिव वाली वैल्यू को पिक कर लेंगे। अगर क्वेश्चन के अंदर ये आ जाता है फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ b, तो फिर दोनों वैल्यूज़ को कंसिडर करेंगे। अब दोनों वैल्यूज़ कुछ भी हो सकती हैं, चाहे दोनों पॉजिटिव हो जाएं, दोनों नेगेटिव हो जाएं, एक पॉजिटिव हो जाए एक नेगेटिव हो जाए। क्वेश्चन में क्या है ना, पॉसिबल वैल्यूज़, तो पॉसिबल जो आ गई हमारे पास 2 वैल्यूज़, वो दोनों हम लिख देंगे। अगर क्वेश्चन ने कहा कि b इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, तो उसमें से हो सकता है एक वैल्यू आपके पास फ्रैक्शन में आ रही हो, एक वैल्यू आपके पास इंटीजर आ रही हो, और वो भी पॉजिटिव होगी, तो सिर्फ वो वैल्यू ले लेंगे। समटाइम्स ऐसे हो सकता है b इज़ एन इंटीजर, जस्ट एक इंटीजर है। अब इंटीजर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, इंटीजर्स जो हैं वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। जब एक वैल्यू पॉजिटिव, दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं या दोनों वैल्यू नेगेटिव हैं, एक वैल्यू आपके पास फ्रैक्शन में है, मतलब डेसिमल्स में है या पॉइंट्स में है, एक वैल्यू आपके पास नेगेटिव है, इंटीजर है, तो हम वो वैल्यू लिख देंगे। तो क्वेश्चन को यहाँ से इस तरह फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ए लेवल्स के अंदर वो सिंपल आपसे करवा लिया काम, आपने सब कुछ ठीक कर लिया, उसके बाद फिर वो एक छोटा सा पॉइंट मिस कर दिया कि b जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए था, या b इंटीजर होना चाहिए था, या b की वैल्यू उन्होंने सिर्फ कहा था कि पॉजिटिव वाली वैल्यू लेनी है, वो लिखनी है। अगर ये चीज़ ध्यान रखें, मैं इस पर फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आपने क्वेश्चन में ये कहा हुआ कि b की वैल्यू पॉजिटिव वाली लिखनी है, और अगर आपने दोनों वैल्यूज़ लिख दी अपने आंसर में, उसमें नेगेटिव वाली वैल्यू को इग्नोर करके सिर्फ पॉजिटिव वाली वैल्यू स्पेसिफाई करके नहीं लिखी, तो वो मार्क्स काट लेंगे, आंसर का नंबर काट लेंगे आपका। ठीक हो गया? तो डिस्टेंस था, आसान सा हो गया, ओ लेवल्स में भी कर चुके हैं। डिस्टेंस के बाद हमारे पास चीज़ आती है ए बी, लाइन सेगमेंट चल रहा है। अब लाइन सेगमेंट के अंदर अगर मैं कहूँ यार इसका कोई मिडल पॉइंट भी तो होना चाहिए, ठीक है, इसको हम लिख रहे हैं एम पी, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? मिड पॉइंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है एम पी इक्वल्स x1 प्लस x2 ओवर 2 कोमा y1 प्लस y2 ओवर 2। अगर हमें मिड पॉइंट फाइंड करना है दो पॉइंट्स का, तो दोनों के x कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर लें, डिवाइड बाय 2 कर लें, और दोनों के y कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर लें, डिवाइडेड बाय 2 कर लें। ये जो x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे, ये आपको x कोऑर्डिनेट दे देगा मिड पॉइंट का, और इसी तरह दोनों y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर लेंगे, तो ये आपको y कोऑर्डिनेट दे देगा मिड पॉइंट का। अब ए बी हमारे पास चूंकि एक लाइन सेगमेंट चल रहा है, तो हम इसी के मिड पॉइंट की बात करते हैं। मिड पॉइंट हमने किसका फाइंड करना है? ए बी का। तो हमारे पास x1 प्लस x2, 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 कर लें, 3 प्लस 1 कर लें, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, डिवाइड बाई 2 कोमा, और 2 प्लस 6, 2 प्लस 6 कर लें, 6 प्लस 2 कर लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डिवाइड बाई 2। 1 प्लस 3 होता है 4, 4 डिवाइड बाई 2, आंसर आ जाएगा 2। 2 प्लस 6 होता है 8, 8 डिवाइड बाई 2, आंसर आ जाएगा आपके पास 4। अब हमारे पास मिड पॉइंट आ गया ए और बी का, उसका क्या आंसर आ गया? 2 और 4। मिड पॉइंट के हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स आ गए वो आ गए 2 एंड 4। अब मिड पॉइंट से रिलेटेड भी आपके पास क्वेश्चंस डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, लाजमी नहीं है कि वो सीधा सीधा मिड पॉइंट, ये तो सिंपल है ना, ये तो हमें आना ही चाहिए। समटाइम्स ऐसे भी तो हो सकता है कि वो मिड पॉइंट बता दें और हमें कह दें किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लें। उसके लिए भी कुछ एग्जांपल क्वेश्चंस मैंने निकाले हुए हैं आप लोगों को, ताकि अच्छे से चीज़ समझ आ जाए। इसमें हम करते हैं, हमारे पास एग्जांपल क्वेश्चन है, द पॉइंट -2 - 3 इज़ द मिड पॉइंट।
हमारे पास एक पॉइंट है, चलो शॉर्ट करके लिखता हूँ ताकि मिड पॉइंट इज -2 एंड -3। मिड पॉइंट है -2 -3 ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग P एंड Q। P के कोऑर्डिनेट्स हैं -6 -5, P के कोऑर्डिनेट्स हैं -6 -5 और दूसरा पॉइंट है आपके पास Q। Q के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास A एंड B। Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? A एंड B। अब मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चन साथ एक्सप्लेन करता हूँ। उन्होंने ये कहा कि एक लाइन सेगमेंट है PQ, समटाइम्स वो ये कहते हैं लाइन सेगमेंट थ्रू PQ, कि PQ में से गुजरती हुई जा रही है, तो गुजरती हुई चले जाए, कोई बात नहीं, हम जिन पॉइंट्स की बात कर रहे हैं हम उन्हीं के दरमियान बात करेंगे। लाइन सेगमेंट PQ हैज़ मिड पॉइंट -2 -3। फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। हमने A और B की वैल्यू फाइंड करनी है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमें पता है, मिड पॉइंट इक्वल्स x1 प्लस x2 ओवर 2 एंड y1 प्लस y2 ओवर 2। मिड पॉइंट क्या है? मिड पॉइंट है हमारे पास -2 और -3, -2 -3 इक्वल्स हमारे पास x1 प्लस x2 -6 प्लस a -6 प्लस a ओवर 2 एंड y1 प्लस y2 -5 प्लस b -5 प्लस b ओवर 2। अब यहाँ से आगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखें, मैंने पहले क्या बताया था कि ये जो x वाली साइड चल रही है ये आपके इक्वल है किसके? x कोऑर्डिनेट के, और जो y वाली साइड चल रही है वो इक्वल है किसके? y कोऑर्डिनेट के, और y कोऑर्डिनेट किसका? मिड पॉइंट का। तो हम इनको अलग कर लेते हैं कि -6 प्लस a डिवाइड बाई 2, ये x कोऑर्डिनेट वाली साइड थी ना, मिड, इससे क्या निकलना था आपके पास? x कोऑर्डिनेट निकलना था मिड पॉइंट का। तो x कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट का क्या है? हमें पता है, विच इज़ -2। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, -6 प्लस a इक्वल्स -4, -6 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो -4 प्लस 6, a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2। हमें पता लग गया a की वैल्यू क्या है? 2। इसी तरह सेम y कोऑर्डिनेट के लिए भी। अब y कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है? y कोऑर्डिनेट हमारे पास है -5 प्लस b ओवर 2। ये y कोऑर्डिनेट है मिड पॉइंट का, ये किसके इक्वल होना चाहिए? ये इक्वल होना चाहिए -3 के। तो हमने इसको इक्वेट कर दिया -3। तो -5 प्लस b इक्वल्स -6, -5 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो b का आंसर आ जाएगा -1। हमारे पास b का आंसर क्या आ गया? -1। ठीक हो गया, a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई। कि अब हमने ये भी देख लिया कि हम किस तरीके से मिड पॉइंट को यूज़ करके डिफरेंट जो भी पॉइंट अननोन होगा उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे फिगर आउट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे आपकी पहली एक्सरसाइज जो है ना वो कंप्लीट हो जाती है बुक की जो पहली एक्सरसाइज है, जो 3A एक्सरसाइज है, उसमें 2 ही कॉन्सेप्ट्स हैं, एक है डिस्टेंस का और एक है मिड पॉइंट का। ठीक हो गया। अब इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते वक्त आपने कोशिश ये करनी है, वैसे तो आपने ओ लेवल्स के अंदर चीज़ें और भी पढ़ी हैं, ग्रेडियंट भी पढ़ा है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी पढ़ी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करना वो भी, लेकिन अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जो एक्सरसाइज आप सॉल्व कर रहे हैं और उस एक्सरसाइज से पहले जो कॉन्सेप्ट बुक के अंदर आपको बताया गया, जिस तरह मैं अभी बता रहा हूँ आपको कि एक्सरसाइज 3A अगर सॉल्व करना चाह रहे हैं तो 3A से पहले बुक ने सिर्फ आपको डिस्टेंस और मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट दिया है। तो आप कोशिश ये करें कि जितने भी क्वेश्चंस एक्सरसाइज 3A के सॉल्व करें वो डिस्टेंस को फार्मूला यूज़ करके और मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट यूज़ करके, फार्मूला यूज़ करके सॉल्व करें, ताकि आपको पता हो कि हमें अगर डिस्टेंस के ज़रिए कोई चीज़ फिगर आउट करनी है कैसे करनी है, मिड पॉइंट के ज़रिए फिगर आउट करनी है तो कैसे करनी है। तो अब मिड पॉइंट से हम आगे चलते हैं ज़रा अगला कॉन्सेप्ट। अब ये हमारी एक्सरसाइज 3B स्टार्ट हो जाएगी, जो एज़ पर
द बुक प्योर मैथमेटिक्स 1। अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारे पास ग्रेडियंट। ग्रेडियंट को बहुत सारे नाम भी दिए जाते हैं, मुख्तलिफ सारे नाम है। फिजिक्स में पढ़ें तो वो स्लोप भी कहते हैं कि द स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या है, स्लोप ग्रेडियंट को कहते हैं। ग्रेडियंट को हम राइज ओवर रन भी कहते हैं, राइज ओवर रन भी कहते हैं, ठीक है। फिर आगे जाके हम पढ़ेंगे ग्रेडियंट को हम dy बाई dx भी कहते हैं। ये हम AS के अंदर पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन के चैप्टर के अंदर। अब मैंने इसमें कहा कि ग्रेडियंट क्या है, ग्रेडियंट है स्लोप। स्लोप का मतलब क्या है, ये चीज़, ये जो चीज़ है ना, ये स्लोप है। स्लोप का मतलब टिल्ट होना, ठीक है, टेढ़ा। अब ये तो कोई स्लोप ना हुई, या ये जो चीज़ है बिल्कुल वर्टिकल, ये भी स्लोप ना हुई। स्लोप होता है ये, या बिल्कुल यूं टेढ़ा भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल नहीं है, वर्टिकल नहीं है, ठीक है, किसी एंगल के ऊपर इंक्लाइंड है, उसको हम कहते हैं स्लोप, वो होता है ग्रेडियंट। और ग्रेडियंट के लिए जो सिंबल, जो लेटर यूज़ करते हैं वो है m। ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या है, m इक्वल्स y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये है हमारे पास ग्रेडियंट का फॉर्मूला। हमारे पास 2 पॉइंट्स होना ज़रूरी हैं अगर हमें ग्रेडियंट फाइंड करना है। तो उसके अंदर भी सेम यही वाला रूल जो हमने डिस्टेंस में यूज़ किया था कि किसी भी पॉइंट को आप y2 यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जिस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को y2 यूज़ किया, उसी पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को x2 कंसिडर करना है। ये नहीं कर सकते कि एक पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है उससे आपने y2 ले लिया और उसी पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है उसे x1 कर दिया। बात समझ गए। अब हमारे पास पॉइंट है, अगर हमें ग्रेडियंट फाइंड करना है, ग्रेडियंट ऑफ जो लाइन सेगमेंट AB हमने स्टार्टिंग में बनाई है, हम उसी को फॉलो करते हैं। लाइन सेगमेंट क्या है, AB में हमारे पास पॉइंट्स कौन कौन से चल रहे हैं, पॉइंट मतलब कोऑर्डिनेट्स क्या चल रहे हैं। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स चल रहे हैं 1 और 2, और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स क्या चल रहे हैं 3 और 6। तो मैं पॉइंट B को पॉइंट 2 कंसिडर करता हूँ। पॉइंट B को पॉइंट 2 कंसिडर किया तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट B का जो y कोऑर्डिनेट है y2 हो गया, विच इज 6। सो 6 माइनस पॉइंट A का जो y कोऑर्डिनेट है वो हमारा y1 हो गया, विच इज 2, डिवाइड बाय पॉइंट B का जो x कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास x2, जो हमारे पास बनता है 3 एंड 3 माइनस 1। तो ये हमारे पास ये 6 माइनस 2 क्या होता है 4, 3 माइनस 1 क्या होता है 2। तो ग्रेडियंट हमारे पास आ गया 2। ग्रेडियंट हमारे पास क्या आ गया 2। अब मैंने आपको क्या बताया कि हॉरिजॉन्टल लाइन उसका ग्रेडियंट नहीं होता, वर्टिकल लाइन का ग्रेडियंट नहीं होता। अब हम उसको चेक करते हैं कि क्यों भाई वर्टिकल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट क्यों नहीं होता। फॉर एग्जांपल अभी पहले हम हॉरिजॉन्टल देख लेते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट क्यों नहीं होता। मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, दिस इज P, दिस इज Q, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। P के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 2 और 4 और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 6 और 4। क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, तो उसके अंदर y कोऑर्डिनेट उसका चेंज नहीं हो रहा। अब y2 माइनस y1 यूज़ करते हैं। मैं फॉर्मूला लिख के डायरेक्टली ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला नहीं लिख रहा, डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा हुआ है हमने। y2 माइनस y1 4 माइनस 4 डिवाइड बाय 6 माइनस 2, 6 माइनस 2, आंसर क्या आ गया 0 डिवाइड बाय 4। तो 0 डिवाइड बाय एनीथिंग, आंसर क्या आता है आपके पास 0। जिस भी लाइन का ग्रेडियंट 0 आ जाए, 0 आ जाए, याद रखें कंफर्म, इसके अलावा और कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकती। जिस किसी लाइन का ग्रेडियंट 0 आ जाए वो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ठीक है। अब आप पूछेंगे सर वर्टिकल क्यों नहीं हो सकती, अभी बताता हूँ। वर्टिकल, अगर आपके पास कोई वर्टिकल लाइन आ रही है,
मैं यहाँ पे वर्टिकल लाइन एक बना लेता हूँ, ठीक है। ये जो वर्टिकल लाइन है, एक हमारे पास पॉइंट है P, एक हमारे पास पॉइंट है Q, ठीक है। कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा कि ओ सर वो तो हॉरिजॉन्टल लाइन का था। पॉइंट P के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं 3 and 4 और पॉइंट Q के हमारे पास कोऑर्डिनेट हैं 3 and 12। क्योंकि वर्टिकल लाइन है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर तो बिल्कुल मूव ही नहीं किए। जब एक्स एक्सिस के ऊपर बिल्कुल भी मूव नहीं किए तो फिर वो उसका एक्स एक्सिस सेम रहेगा। y2 माइनस y1 फॉर्मूला, ग्रेडियंट इक्वल्स y2 माइनस y1 मतलब 12 माइनस 4, 12 माइनस 4 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, दोनों x सेम हैं 3 माइनस 3, तो ये बन जाता है आपके पास 8 डिवाइड बाय 0। अब याद रहे, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट 0, इट इज अनडिफाइंड। ये क्या है? अनडिफाइंड। भैया आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते। एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज अनडिफाइंड। और ऐसा क्वेश्चन है कि जहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई क्वेश्चन में बता दिया कि जो ग्रेडियंट है लाइन का वो 0 है। अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए कि सर उसमें जिनको ये चीज़ माइंड में नहीं थी कि वर्टिकल लाइन का जो ग्रेडियंट है वो अनडिफाइंड होता है और हॉरिजॉन्टल का 0 होता है, तो उन्होंने वर्टिकल बना के भी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की, वो फंसे रहे। कुछ ने हॉरिजॉन्टल बना के कर लिया, उनका आंसर आ गया, उन्हें कईयों को समझ भी नहीं लगी कि यार हमारा आंसर क्यों आया ऐसे, लेकिन उन्होंने कहा बस ठीक है आंसर आ गया, आगे मूव करते हैं। बात क्या है कि भाई वर्टिकल लाइन जो है उसका ग्रेडियंट क्या होता है? अनडिफाइंड। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उसका ग्रेडियंट क्या होता है? 0। ठीक हो गया, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस हो गए। अब इसके बाद हमारे पास आती हैं कुछ एक दो चीज़ें और ग्रेडियंट से रिलेटेड, कि ग्रेडियंट ऑफ पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज सेम। जो पैरेलल लाइंस है ना उनका ग्रेडियंट क्या होता है? सेम। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लाइन है, लाइन सेगमेंट ए बी, मैंने कहा इनका ग्रेडियंट है 2 इस लाइन का। एक और लाइन है हमारे पास पैरेलल है, ये दोनों लाइंस क्या हैं? पैरेलल है। ये लाइन है P और ये लाइन है Q, तो इसका ग्रेडियंट क्या होगा? आप कहेंगे इसका ग्रेडियंट भी होगा 2। क्यों? क्योंकि ये लाइन पैरेलल है किसके? लाइन ए बी के। जब दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो पैरेलल लाइंस का ग्रेडियंट सेम होता है। अब आ जाती है बात परपेंडिकुलर लाइंस की। परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस के अंदर आपने एक सिंपल सी चीज याद रख लें, ग्रेडियंट ऑफ 1 इंटू ग्रेडियंट ऑफ 2 इक्वल्स -1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई भी एक लाइन थी, फॉर एग्जांपल ये एक लाइन थी ए बी। अब कोई भी और लाइन, चाहे वो बिल्कुल मिडल से, चाहे साइड से, चाहे इस पॉइंट से, लेकिन ए बी को 90 डिग्रीज के ऊपर अगर कट कर रही है, कितने डिग्रीज पे? 90 डिग्रीज पे। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्रीज होता है ना। तो लाइन ए बी का ग्रेडियंट और ये जो लाइंस हैं इनका ग्रेडियंट अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो क्या होता है? उसका प्रोडक्ट क्या आता है? हमेशा -1। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ए बी का ग्रेडियंट था, लाइन ए बी का ग्रेडियंट हमने फाइंड किया है ना अभी यहाँ पे, विच इज़ 2। तो मैंने कह दिया ए बी का ग्रेडियंट है 2 मल्टीप्लाई बाय, मुझे ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसका ग्रेडियंट नहीं पता, तो मैंने इसको लिख दिया m2। ये किसके इक्वल होना चाहिए? -1 के। तो हमारे पास m2 का ग्रेडियंट आ जाएगा -1/2। ठीक, तो आसान अल्फाज में हम
नेगेटिव रेसिप्रोकल। जो भी ग्रेडियंट है उसका आप नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लें तो वो आपके पास उस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का ग्रेडियंट आ जाता है। अब इसमें एक क्वेश्चन, एक तरह का क्वेश्चन और भी आता है। उस क्वेश्चन में क्या होता है, वो क्वेश्चन में ये कहते हैं कि आप फाइंड शो दैट द टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर। क्या शो करना है कि टू लाइन्स क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। अब हम वो कैसे शो करेंगे? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यही एक लाइन थी, लाइन ए बी। मैं यहीं पे आपको वो समझा देता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी ये जगह चाहिए। मैंने एक ग्रेडियंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको करवाना है। एक लाइन थी ए बी और कोई भी एक लाइन आ रही थी आपके पास और। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बना देता हूँ कि आपके पास ये एक लाइन थी, ठीक है, और ये एक लाइन आ रही थी। ये है ए, ये है बी, लाइन ए बी, ये है पी और ये है क्यू। वो कह रहे हैं शो दैट ए बी और पी क्यू परपेंडिकुलर हैं। अगर क्वेश्चन में कह दिया ना शो दैट, तो इसका मतलब वो परपेंडिकुलर हैं, आपने शो करना है। एक स्टूडेंट मुझे ऐसा भी मिला था, उसने कहा सर नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है क्वेश्चन में। उन्होंने कहा शो दैट वो परपेंडिकुलर है ही नहीं, मैं कैसे शो करूं? अब वो गलत कर रहा था क्वेश्चन। अगर लिखा हुआ है शो दैट तो वो हैं, आपने प्रूव करना है सिर्फ, ठीक है। तो मैंने ए बी का ग्रेडियंट है आपके पास -1/2। हमने फिगर आउट किया, हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन थी उसके ज़रिए कि ए बी का ग्रेडियंट आ गया 2। और हमने और भी उन्होंने पॉइंट पी और क्यू के भी कोऑर्डिनेट्स बताए हुए थे। हमने पॉइंट पी और क्यू का ग्रेडियंट निकाल लिया जो आ गया -1/2। अब देखें, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं और परपेंडिकुलर होने की वजह से उनका जो ग्रेडियंट हमारे पास आए, अगर हम उन्हें मल्टीप्लाई करें तो अगर वाकई में वो परपेंडिकुलर हैं तो उन दोनों के ग्रेडियंट्स को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आना चाहिए? -1 आना चाहिए। तो यहाँ पे करके देखते हैं, क्या -1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर इज इक्वल्स टू -1? यस, 2 से कैंसिल हो गया। तो जब भी आपने ये चीज़ शो करनी है कि दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं कि नहीं, तो आपने ये फॉर्मूला यूज़ करना है, इनके ज़रिए यूज़ करना है। और साथ आप स्टेटमेंट भी एक लिख दीजिएगा। स्टेटमेंट क्या लिखनी है? सिंस द प्रोडक्ट ऑफ द टू ग्रेडियंट्स इज -1 विच शोज दैट द टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर। ठीक, अब जो क्वेश्चन मैं आपको करवाने लगा हूँ ये बुक में से ही क्वेश्चन है, एग्जाम्पल क्वेश्चन। ठीक, अब क्वेश्चन क्या है भाई, ज़रा मैं क्वेश्चन निकालूँ बुक में से, जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिएगा। मैंने पहले भी बताया मुझे क्वेश्चंस याद नहीं होते। उन्होंने ये बताया कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रेपीजियम। वर्टिसेस भी हम किसको कहते हैं? पॉइंट्स को कहते हैं। उन्होंने कहा एक ट्रेपीजियम है जिसके 3 वर्टिसेस हैं और उनके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास गिवन हैं। ए बी सी डी ट्रेपीजियम बता दिया, ए बता दिया विच इज़ 3 and 5। अब ए है हमारे पास 3 and 5, इसके बाद बी हमें बता दिया -5 and 4, बी बता दिया -5 and 4, और सी हमें बता दिया उन्होंने 1 और -5। सी बता दिया 1 और -5। ठीक हो गया। अब उन्होंने बताया कि ये 3 वर्टिसेस गिवन हैं किसके? एक ट्रेपीजियम के। ट्रेपीजियम के 4 कॉर्नर्स होते हैं ना, क्वाड्रिलेटरल है। ओके, फिर इसके बाद उन्होंने एक और चीज़ हमें बताई, थोड़ा सा हमें गाइड करने के लिए, ताकि हम ट्रेपीजियम अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। क्या उन्होंने कहा? ए बी इज़ पैरेलल टू बी सी। अगर ये लाइन ए बी है तो ये लाइन बी सी, मैंने कह दिया ये लाइन आपके पास है ए बी और ए डी, सॉरी नॉट ए बी, ए डी विच इज़ पैरेलल टू बी सी। अब मैंने क्या पॉइंट्स ठीक डाले हैं या नहीं? अभी तो पहली इंफॉर्मेशन थी ना क्वेश्चन में। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या थी? ए डी इज़ पैरेलल टू बी
सी। अगर आप लोग ये क्वेश्चन बुक में से जब मेरा लेक्चर देख रहे हो तो अगर क्वेश्चन अपने सामने ओपन करना चाहें तो एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 4 है ये, ठीक है। तो बुक में सामने आप क्वेश्चन रख सकते हैं। अब साथ उसने एक चीज़ और बता दी, एंगल ADC इज़ 90 डिग्रीज। एंगल ADC इज़ 90 डिग्रीज। तो अगर मैं यहाँ से लाइन ये इसको इस तरह बनाता हूँ तो फिर तो इसका मतलब ये 90 डिग्रीज नहीं बनता, तो ये चीज़ ये होनी चाहिए, ठीक। अब ADC एंगल 90 डिग्रीज बन गया। अगर मैं यहीं से लाइन वापस ऊपर ले जाऊँगा तो ये ट्रेपीजियम नहीं बनेगा, तो हम एक काम ये कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, यहाँ पे खींच लेते हैं ताकि हमारे पास एक ट्रेपीजियम बन जाए। ट्रेपीजियम बन गया। ट्रेपीजियम की ये नोक ऊपर की साइड पे होनी चाहिए, ये नोक उधर होनी चाहिए थी, या ये ट्रायंगुलर पार्ट जो है नीचे होना चाहिए था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर गिवन है, अगर आपने बस वो फॉलो कर ली तो आपके जो डायग्राम आपकी बन गई है आप उसी को फॉलो कर लेंगे। क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन क्या गिवन थी कि AD है पैरेलल किसके, B और C के, ठीक है, पैरेलल है। और उन्होंने कहा ADC एंगल ADC क्या है 90 डिग्रीज, तो हमने उस एंगल को 90 डिग्रीज रख लिया। अब वो कहते हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। किसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, ठीक हो गया। अब अगर हमें D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, अब ये क्वेश्चन मैंने क्या कहा, ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3B। एक्सरसाइज 3B के अंदर ग्रेडियंट ही है, ठीक है, ग्रेडियंट से आगे बात नहीं गई अभी। तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम ग्रेडियंट को ही यूज़ करके D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लें किसी तरीके से, ठीक है। D के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे, D के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास x एंड y, हमें नहीं पता। B और C के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास, बिल्कुल हैं। तो हम ग्रेडियंट फाइंड कर सकते हैं B और C का, यस कर सकते हैं। अगर हम B और C का ग्रेडियंट फाइंड करें तो हमारे पास आ जाता है BC के ग्रेडियंट, ये हमारे पास आ जाता है B और C, y2 माइनस y1 5 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 4 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 1 माइनस माइनस 5 1 माइनस माइनस 5 विच इज minus 5 minus 4 is minus 9 divided by 1 minus minus 5 is 1 plus 5 which is 6 minus 9 by 6, और इसको सिंप्लीफाई करके लिख लें तो minus 3 by 2। हमारे पास ग्रेडियंट आ गया किसका, BC का ग्रेडियंट आ गया, क्या है वो, BC का ग्रेडियंट क्या है -3 by 2। अब AD पैरेलल है BC के, सिंस AD इज पैरेलल टू BC, तो अगर AD पैरेलल है BC के तो AD का ग्रेडियंट और BC का ग्रेडियंट क्या होना चाहिए, सेम। हमने ये लिखा ना, ग्रेडियंट ऑफ पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज सेम। तो BC का ग्रेडियंट किसके इक्वल होना चाहिए, AD के ग्रेडियंट के। अब AD का ग्रेडियंट अगर हम फाइंड करें, M ऑफ AD, मेरे पास जगह शॉर्ट होती जा रही है, कोशिश करूंगा कि इधर कवर अप हो जाए। M ऑफ AD, ग्रेडियंट ऑफ AD। अब हमारे पास A है 3 और 5, D तो पता ही नहीं है हमें, D तो हम फाइंड कर रहे हैं। तो y2 माइनस y1 y माइनस 5 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 x माइनस 3। अब ग्रेडियंट ऑफ AD वर्किंग में ये है, लेकिन असल में किसके इक्वल है, वो इक्वल है आपके पास -3 by 2 के, क्योंकि दोनों पैरेलल थे ना। तो हम इसको इक्वेट कर देते हैं, -3 by 2 इक्वल्स y माइनस 5 डिवाइड बाई x माइनस 3। इसको हम सॉल्व करें तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ उस इक्वेशन को बनाने की। -3x प्लस 9 इक्वल्स 2y माइनस 10, ठीक है। तो -10 उधर आके प्लस, तो 2y इक्वल्स -3x प्लस 19। एक हमारे पास इक्वेशन बन गई y और x की फॉर्म के अंदर। अब आगे क्या करें, अब देखें परपेंडिकुलर, क्वेश्चन के अंदर ही एग्जामिनर हमें कुछ ना कुछ हिंट देता है। पहले क्वेश्चन के अंदर उन्होंने हिंट दी थी कि पैरेलल है,
ए डी और बी सी, तो मैंने उस पैरेलल वाले पॉइंट को पिक करके एक इक्वेशन बना ली। अब दूसरी उन्होंने क्या हिंट दी हुई थी कि ए डी सी ये 90 डिग्रीज, 90 डिग्रीज का मतलब कि ए डी और डी सी ये दोनों लाइंस क्या हैं, ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं। क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं। जब ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि ग्रेडियंट का नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो अभी हमने ए डी की बात की, वाई ए ग्रेडियंट ऑफ ए डी वर्किंग में देखें तो y माइनस 5 डिवाइड बाई एक्स माइनस 3 बनता है ना। तो सिंपल सी चीज़ लिखने लगा हूँ सॉल्व कर, ताकि यहाँ पे कवर अप कर सकूँ। y माइनस 5 डिवाइड बाई एक्स माइनस 3 ये क्या है? ये ग्रेडियंट है ए डी का, ठीक है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें डी और सी के ग्रेडियंट के साथ, डी और सी का ग्रेडियंट, डी और सी का ग्रेडियंट हम निकाल सकते हैं। कैसे भाई? हमें बी और सी का ग्रेडियंट पता है, वो चीज़ -3/2, -3/2 का नेगेटिव रेसिप्रोकल लो, नेगेटिव रेसिप्रोकल परपेंडिकुलर लाइंस m1 इंटू m2 इक्वल्स -1, नेगेटिव रेसिप्रोकल। अगर नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लिया तो वो डी और सी का ग्रेडियंट दे देंगे। तो ग्रेडियंट ऑफ डी सी आपके पास आ जाता है 2/3, मैंने साइड पे करके लिखा हूँ उसको, ठीक है। तो y माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 2/3 इक्वल्स व्हाट? -1। ये -1 के इक्वल हो जाता है ना। तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको ब्रैकेट्स में रखो ताकि ये पता लगे सारी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो 2y माइनस 10 डिवाइड बाय 3x माइनस 9 इक्वल्स व्हाट? -1। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करें। फर्दर मेरे पास अभी जगह हो गई है ख़त्म, ठीक है। तो सॉल्व कर लें। सॉल्व करने के बाद अब आपके पास एक ये इक्वेशन बन गई, एक इसके ज़रिए आपके पास एक और इक्वेशन आ जाएगी। तो एक और इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, तो दोनों इक्वेशंस को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा और आपके पास वाई कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा। जगह ख़त्म हो गई है, वरना मैं इसको सॉल्व कर देता। ठीक हो गया। तो ये हमने आज 2 एक्सरसाइजेस को कवर कर लिया मेरी, क्योंकि हम ये आसान से मुराद ये है कि ओ लेवल्स वाला टॉपिक था ना, ओ लेवल्स में हम पहले कर चुके हैं ये चीज़। तो मेरी कोशिश ये है कि जल्दी जल्दी मैं इसको कवर अप कर लूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, क्योंकि जो आसान वाले चैप्टर्स हैं उनको जल्दी कवर अप कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा कवर अप कर लें, ताकि जब मुश्किल वाले चैप्टर्स हैं जिसमें स्पेशली फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्री है, तो उसके ऊपर हम ज़्यादा टाइम लगा सकेंगे, उसके ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकेंगे। ठीक हो गया। आज वाले लेक्चर्स के अंदर कोई भी चीज़ हो ऐसी जो आपको ना समझ आई हो, जो आप दोबारा समझना चाह रहे हो, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा, ताकि उस स्पेसिफिक बात से रिलेटेड मैं अलग से वीडियो अपलोड कर सकूं। ठीक हो गया। और मेरे लिखने में, मेरे काम करने में अंदर कोई भी अगर कैलकुलेशन मिस्टेक या कैलकुलेट क्योंकि मेंटली कर रहा होता हूँ सारा, ठीक है, तो अगर कोई मिस्टेक हो उसको इग्नोर कीजिएगा, ख़ुद सॉल्व कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक हो गया। मेंशन कर देंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको कवर अप कर लूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 3C जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, और उसके साथ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह वो भी हम कर लेंगे। ठीक होगी बात। तो तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।